नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी क्या थी वजह जो काजल को बार बार दर्द सहना पड़ता था। यह कहानी बेहद दर्द भरी काजल की है, जिसकी सावली सूरत देखकर लड़के वाले काजल से रिश्ता तोड़ लेते थे। दोपहर का समय था। काजल के घर काफ़ी चहल पहल थी। सभी नौकर दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे। घर की सजावट देखने लायक थी। उसी समय वह कॉलेज से घर आई। दिल्ली की गलियां काफ़ी भीड़ भाड़ वाली हैं। यही वजह थी कि उसे घर आते आते देर हो गई थी। काजल के पिता वही एक किसान थे। वे दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने से ज़्यादा अपनी दोनों बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देते थे और इसमें वे कामयाब भी रहे। काजल को अपने घर में किए गए सजावट के बारे में कुछ नहीं पता था। काजल ने पूछा, अरे वाह, आज इतनी अच्छी सजावट, कोई खास बात है क्या? चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए, शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पापा ने लड़के वालों को बुलाया है। छोटी बहन मनीषा फिल्मी अंदाज में बोलती हुई उसे छेड़ने लगी। पिताजी, इस बार कौन आ रहा है? तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी को देखने के लिए। कितनी नुमाइश करनी है आपको, क्यों नहीं थक जाते आप? काजल की माँ बोली, बेटा बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बुआ के ही ससुराल वाले हैं। लड़का मोहित यहीं रामपुर में अपना काम करता है। बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छी बात क्या है पता है? तुम्हारे रंग से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। बेटा, पिताजी ने उसे समझाते हुए लड़के और उसके पूरे परिवार की जानकारी दी, जिसमें काजल की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह क्या बात हुई? मुझसे पूछे बिना ही रिश्ते की शुरुआत कर दी। अभी तो बीए की आखिरी साल चल रही है और उसके बाद मुझे और भी पढ़ाई करनी है। वह बोले जा रही थी। हाँ, पढ़ लेना, इस बार रिश्ता हो जाए, उसके बाद सब कुछ करना। किसने रोका है तुम्हें? पिताजी ने बीच में ही टोका। और हर बार यही अच्छे और संस्कारी लोग तुम्हारी बेटी को काले रंग का खिताब देकर चले जाते हैं। रहम करो पिताजी। काजल अपने कमरे में चली गई। वहाँ कमरे में उसके बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर लाल साड़ी रखी हुई थी। अब क्या इसे भी पहनना होगा? वह चिल्लाकर बोली। उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबा कद, पतले ओंठ, लेकिन सांवला रंग। उसने शीशे से नज़र हटा ली। तभी नीचे हॉल से मम्मी की आवाज़ आई। मेहमान आ गए हैं। मम्मी की आवाज़ सुनते ही काजल का मन उदास हो गया। फिर वही सब कुछ होगा। लड़के वालों को सब कुछ पसंद आएगा। वह सावली सूरत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। अब वह बेमन से तैयार हो गई। उसकी खूबसूरती लाल साड़ी में और निखर गई थी। उसकी सुंदर आंखें किसी का भी दिल चुराने के लिए काफ़ी थे। चाय लेकर जैसे ही वह अंदर आई, मोहित की नज़रें काजल पर रुक गईं। दोनों की आंखें चार हुईं। दिल की धड़कनें एक साथ धड़ककर एक दूसरे का स्वागत किया। मोहित को काजल देखते ही पसंद आ गई थी। दोनों परिवार में बातचीत शुरू हुई कि काजल ने अपनी बात रख दी। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। काजल ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी बात रखी, जिसे सुनकर सभी स्तंभ हो गए। मोहित के घर वाले जहां छोटी मुश्किलों से उसके सांवले रंग से समझौता कर के लड़की के घरेलू होने पर राजी होकर रिश्ता लेकर आए थे, वहीं उसका इस तरह से बोलना, पढ़ाई वाली बात को सभी के सामने बिना झिझक के रखना, उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहित के पिता वीर प्रताप बोले, लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं और हमारा मोहित इतना कमा लेता है कि उसकी घर गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी हमें मोहित की पिताजी ने पूरी बात बोल ही नहीं पाई थी कि काजल उठ खड़ी हुई। मोहित के पिता का इशारा साफ था। ना तो वह काजल को आगे पढ़ने की अनुमति दे रहे थे और ना ही वकील बनना, जो कि मोहित के पिता ने ना इजाज़त दी, जो कि काजल का
सपना था, ऐसे घर में शादी कर अपने सपनों को इस तरह टूटता उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने उनकी शर्तों पर शादी करने से मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। काजल के इस व्यवहार को वीर प्रताप ने अपना अपमान समझ लिया और मोहित का हाथ पकड़कर खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पर मोहित का दिल तो वही काजल के पास छूट गया था। उसने घर पहुंचते ही काजल के मोबाइल पर मैसेज किया, काजल, मुझे आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं उन्हें मना लूँगा। आप बस वह कीजिए जो आपका दिल चाहता है। और हाँ, कहीं अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो एक बार आवाज़ ज़रूर दें। एक बात और, मैं पिताजी के खिलाफ जाकर आपसे शादी तो कर सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता। थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। यकीन मानिए, मैं बारात लेकर आपके ही घर आऊँगा। आशा है तब तक आप मेरा इंतज़ार करेंगी। आप और सिर्फ आपका मोहित। सामने तो कुछ ना बोला गया, पीठ पीछे बोल रहे हैं। बहुत देखे हैं ऐसे आशिक। कहते हुए वह मैसेज हटाने लगी, पर हाथ रुक गया। पहली बार कि इतनी उम्मीद मिली, कैसे जाने देती इस बात को। बीते 4 साल हो गए थे। काजल ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए उसने शादी के कई रिश्ते ठुकराए थे। वैसे इन 4 सालों में मोहित ने कभी उसे अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया था। दोनों मिलते एक दूसरे का हालचाल लेते रहते। यह बात और थी कि वीर प्रताप, मोहित के पिता, इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। काजल नौकरी करने लगी थी। उसकी छोटी बहन का विवाह एक अच्छे घराने में हो गया था। उस दिन सुबह के समय वीर प्रताप अपना काम कर रहे थे। तभी उनकी बेटी शिखा रोते हुए दरवाजे से अंदर आई। पिताजी, अब मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। चेहरे पर खून जमने से बने स्याहे धब्बे साफ नजर आ रहे थे। शिखा मोहित की छोटी बहन थी। कहने को तो शादी के 3 साल हो गए थे, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब शिखा को सताया ना गया हो और शिखा रोती हुई घर ना आई हो। हर बार उसे समझा दिया जाता, हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। लोग क्या कहेंगे, बेटी की डोली मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से। वीर प्रताप हर बार इन्हीं बातों का वास्ता देकर शिखा को ससुराल भेज देता था और यही वजह थी कि उन्होंने काजल का रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि वह समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, सरकारी नौकरी करना चाहती थी। लेकिन आज शिखा के इस स्थिति ने कोई नया कदम लेने पर मजबूर कर दिया था। बिरजू बिरजू, वीर प्रताप ड्राइवर को जोर जोर से आवाज़ लगाई। जी साहब। बिरजू दौड़कर आया। गाड़ी निकालो, वीर प्रताप ने कहा। शिखा, गाड़ी में बैठो। बिरजू गाड़ी निकाल कर खड़ा था। दोनों पिताजी बेटी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने डरते हुए पूछा। सिविल कोर्ट, वीर प्रताप ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शिखा ने उनके चेहरे पर आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार पिताजी उसे ससुराल छोड़ने जा रहे हैं और उसने यह भी सोच लिया था कि इस बार अर्थी निकलने वाली बात को वह सच कर दिखाएगी। लेकिन पिताजी द्वारा सिविल कोर्ट की बात करने पर वह शांति का अनुभव करने लगी। अब तक वह दूर बैठी थी। करीब आकर वह पिताजी से लिपटकर रोने लगी। सिविल कोर्ट के बिरजू ने गाड़ी रोक दी। वीर प्रताप शिखा का हाथ पकड़ कर चल रहे थे। मन में केवल यही था कि इस बार बेटी को नकली रिश्ते से आज़ाद कराना है। तलाक दिलवाकर ही चैन लेंगे। जहाँ ना पति का प्यार, ना सास ससुर का प्रेम, फिर क्यों बनी रहे वहाँ। उन्हें सारी बात याद आ रही थी कि किस तरह से शिखा को बहू ना समझे बेटी समझने का वादा किया था उसके ससुराल वालों ने, लेकिन झूठे वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। वीर प्रताप की आंखों के आगे सारे चित्र घूमने लगे थे। शिखा का हाथ थामे सिविल कोर्ट के बड़े
से दरवाजे के अंदर चले गए। सभी वकील अपने अपने क्लाइंट के साथ व्यस्त थे, किससे अपनी बात कहे वह सोच ही रहे थे। तभी उनकी नज़र एक नेम प्लेट पर पड़ी। काजल नाम को दोहराया उन्होंने, क्योंकि उनकी पुरानी यादों पर धूल जम चुकी थी। उसे झाड़ा तो तस्वीर साफ हो गई। वे दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे, काजल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें ऐसी स्थिति में देख काजल खड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वीर प्रताप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई सवाल एक साथ सामने आ जा रहे थे। काजल ने कहा, आप बैठिए ना सर। सर, कहा उसने, तो लगता है मुझे नहीं पहचाना। वह मन ही मन सोचने लगा। वीर प्रताप फ़ोन निकालकर फ़ोन नंबर डायल करने लगा। मोहित, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ, पता बिरजू से पूछ लेना। जल्दबाजी में केवल इतना ही बोल पाया। वह पिताजी, क्या हुआ? मोहित ने कभी पिताजी से इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। वह भी घबरा गया। 1 घंटे में मोहित उनके सबके सामने था। काजल ने वीर प्रताप को पानी पिलाया, उन्हें शांत किया और फिर एक-एक कर जानकारी उनसे लेने लगी। मामला दहेज उत्पीड़न का था। सर देखिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप आकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं और आगे कानूनी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया होगी। फिर जो फैसला होगा वह हमें मानना ही होगा। दूसरा, मैं शिखा जी के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझाऊं, क्योंकि किसी का घर टूटे यह कोई नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आगे आप जैसा कहें। काजल बोले जा रही थी, जिसे वीर प्रताप सुने जा रहा था और उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, वीर प्रताप बोला। काजल मोहित के साथ जाकर शिखा के ससुराल वालों से मिली। काले कोट वाले को देखते ही वे चुप से रह गए थे। रही सही कसर उसने अपने अंदाज में पूरी कर दी। उसने उन्हें दहेज उत्पीड़न पर लगने वाली धाराओं के बारे में बताया। ना मानने की स्थिति में उन्होंने होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। लगने वाली धाराओं के बारे में बताया। ना मानने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। मारता क्या ना करता। नतीजा यह हुआ कि शिखा के ससुराल वाले उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। शिखा के लिए 6 महीने का पूरा आराम, साथ ही पति द्वारा खाना बना कर खिलाए जाने की बात और देखभाल करने की जिम्मेदारी सास ससुर के ऊपर देकर, साथ ही दहेज में दी गई पूरी रकम को शिखा के बैंक खाते में जमा करने का आदेश दे दिया। भेजने का आदेश दे कर काजल और मोहित वापस आ गए थे। यह सब देख वीर प्रताप की आंखों में काजल के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। अब उन्हें पश्चाताप करने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन बेटे से बोले, मोहित, मैं काजल को बहू बनाना चाहता हूँ। वह मान तो जाएगी ना? पिताजी, पिछले 4 सालों से वह भी मेरा इंतज़ार कर रही है। वीर प्रताप ने कहा, सच मोहित? हाँ। फिर मोहित ने कुछ फोटोज़ दिखाए जिसमें वे एक साथ थे। काजल के घर जाकर उसकी पिताजी से उन्होंने जो कुछ भी कहा वह काबिलिए तारीफ था। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी होनहार और वकील बेटी का हाथ चाहिए। आशा है आप मुझे मना नहीं करेंगे। काजल के पिताजी ने नम आंखों से वीर प्रताप को गले लगा लिया था। वीर प्रताप ने काजल के गले से सोने का हार पहनाया। वीर प्रताप ने कहा, अब मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मुझे सर मत कहना प्लीज़। मोहित वहीं सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही सब शांत हुए तो मोहित बोल पड़ा, कहा था ना मैंने बारात लेकर आऊँगा आपके घर। काजल क्या कहती भला? शर्मा कर दोनों हाथों से चेहरे पर ढक लिया। अभी काजल की छोटी बहन मनीषा वह फिल्मी अंदाज में बोलने लगी, वाह वाह राम जी, क्या जोड़ी क्या बनाई है। भैया और भाभी को बधाई हो, बधाई है। अंदाज में गाना गा कर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। फिर दोनों ने
घर के सभी बड़े सदस्यों से आशीर्वाद लिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल छा गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।